सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और जो भी बच्चे लाइव सेशन से जुड़े हैं सबसे पहले कमेंट्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के कमेंट्स मुझे देखने को मिल गए हैं। और देखिए गुड इवनिंग से काम नहीं चलेगा, गुड इवनिंग से साथ साथ आपको देखिए कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के कमेंट्स आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता चलता है। कोई भी वीडियो इस क्वालिटी में प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। देखिए हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में देखिए हम एग्जाम्पल्स देख रहे थे और एग्जाम्पल में हमने देखा था, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एक बार देखिए मैं मैच कर लेता हूं। देखिए ये आपकी बुक और इस बुक में देखिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 बता दिया था और 8 भी मैंने बता दिया था। और देखिए यहाँ पर एक लास्ट एग्जाम्पल बचता है, लास्ट या सेकेंड लास्ट जो भी अभी हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चलते हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। और अभी तक जो भी कोई प्रॉब्लम अगर आपने फेस की हो तो देखिए वो प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो चलते हम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर डायनेमिक्स में और इसमें हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड बी के एग्जाम्पल। और देखिए कल मैंने आपको 8वां एग्जाम्पल बता दिया था और अब इसके बाद हम चलेंगे सीधा एग्जाम्पल नंबर 9। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और देखिए काफ़ी बार देखिए ये बहुत सी बार देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया है। थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देता हूं मैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, देख सकें। चलिए तो देखिए इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। एक कण किसी स्थिर बिंदु x बराबर a से विराम अवस्था से रवाना होता है और x अक्ष की डायरेक्शन में गति करता है, ठीक है, उधर चलता। तो चलिए यहां पर हम इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। तो देखिए पार्टिकल यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखिए इस पथ पे चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे देखिए यहाँ पर मोशन हो रही है, क्योंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन की हम यहाँ पर बात करते हैं, रेखीय गति की हम बात करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहले प्रश्न को समझें, उसके अकॉर्डिंग देखिए हम डायग्राम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए कण किसी स्थिर बिंदु x बराबर a से विराम अवस्था से, रेस्ट से देखिए मोशन स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम रेस्ट। और यहाँ पर x अक्ष की डायरेक्शन, अब x अक्ष की डायरेक्शन आप किधर भी मान लें, है ना। और यहां से देखिए प्रारंभ में t1 समय तक, t1 टाइम तक तो देखिए माइनस म्यू एक्स एसिलेशन होता है। माइनस म्यू एक्स का मतलब t1 टाइम तक तो देखिए अट्रैक्शन होता है। और जब अट्रैक्शन होता है तो देखिए यहाँ पर देखिए पार्टिकल कहाँ पर आएगा, सेंटर की ओर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़े और यहाँ पर देखिए आफ्टर t2 टाइम, है ना, आफ्टर t2 टाइम नहीं है यहाँ पर देखिए, इसके बाद t2 समय तक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और t2 टाइम तक वो यहाँ पर देखिए रिपल्शन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल जब लगता है तो देखिए केंद्र की ओर आता हुआ जो भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। और वेलोसिटी कम होती है तो वहां पर देखिए रिटार्डेशन की हम बात करते हैं, मंदन की। तो जहां अट्रैक्शन होता है तो देखिए वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और जहां रिपल्शन होता है तो वहां पर देखिए वेलोसिटी कम होती जाती है। और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो वहां पर देखिए एक्सीलरेशन काम करता है त्वरण। और जब वेलोसिटी कम होती है तो वहां पर देखिए उस एक्सीलरेशन की नेगेटिव वैल्यू, हम कह सकते हैं उसे रिटार्डेशन, मंदन। तो देखिए एक जगह आकर्षण है और एक जगह प्रतिकर्षण है, सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए t1 टाइम तक तो यहाँ पर आकर्षण है, अट्रैक्शन है। और देखिए t2 टाइम तक, उसके बाद जो भी t2 टाइम होगा उस पर देखिए प्रतिकर्षण, रिपल्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए इस अंतराल के बाद पॉइंट कहाँ चला जाता है, ओरिजिन पे चला जाता है, सेंटर पे चला जाता है, मूल बिंदु पर। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 केस हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो चलते हम सीधा, देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए पार्टिकल कहाँ पर है, ए पर है, और यहाँ पर x बराबर a से वो मोशन स्टार्ट कर रहा है। और देखिए यहाँ पर पॉइंट b पर पहुंचने में देखिए कितना टाइम लेता है, t बराबर t1। और देखिए इसके बाद यहाँ पर और कुछ दिया गया है t2 टाइम तक, ठीक है। और t2 टाइम तक देखिए यहाँ म्यू एक्स होता है और t1 तक माइनस म्यू एक्स होता है। और यहाँ पर देखिए माइनस म्यू एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए मोशन होगी। और इस तरफ देखिए जब वो t1 के बाद आगे बढ़ेगा, t1 टाइम के बाद, तो यहाँ पर देखिए म्यू एक्स
या अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, आकर्षण और इधर प्रतिकर्षण, और लास्ट में वो कहाँ आ जाता है, ओ पर आ जाता है इस इंटरवल के बाद। तो यहां पर देखिए टाइम कितना है, t बराबर t2, t2 टाइम पे वो यहाँ पे चला जाता। तो देखिए यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए t1 तक तो कहाँ पर होता है वो पॉइंट ए पर, और t2 तक, तो यहाँ पर देखिए टाइम t2 तक, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखिए ए से चला और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, ये बात आपको ध्यान रखनी। और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, ठीक है। तो ए से बी तक का जो टाइम है वो t1 हो जाएगा और बी से सी ओ तक का कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम, और इसमें वेलोसिटी की बात कही, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इस तरह का रिलेशन हमें लाना है। देखिए यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है, इस पे आप फोकस करें। ये एकमात्र पहला ऐसा प्रश्न है जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आया है, और देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये कई बार आया है, हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और इस अंतराल के बाद वह ओरिजिन पे होता है मूल बिंदु पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए ठीक है, ओके टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए एक्स की स्टडी हमें करनी है। तो देखिए यहाँ पर तो कोई इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर भी देखिए एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहाँ पर देखिए हाइपरबोलिक आ रहा है। तो सबसे पहले हम ए से बी तक की मोशन की हम बात करेंगे। तो लिखिए, आप लिखते जाएं, बहुत आसान सा प्रश्न है। लिखिए आप, माना कण प्रारंभ में कहां पर है, बिंदु ए पर, तथा t बराबर t1 समय में, t बराबर t1 पर कहां पर होता है, बिंदु b पर, बिंदु b पर पहुंच जाता है, और t बराबर t2 पर वह कहां पहुंचता है, बिंदु O। और बिंदु O का मतलब क्या है, ओरिजिन, मूल बिंदु, x बराबर x0। डायरेक्ट लिख लीजिए आप, बिंदु कहां होता है, ओरिजिन, केंद्र पर, मूल बिंदु O पर होता है या पहुंचता है, एक ही बात है। सिंपल सी बात है, डायग्राम बनाया, t1 टाइम पे यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 होता है। इस इंटरवल के बाद वह ओरिजिन पे पहुंच जाता है। तो हमें एक रिलेशन हमें प्रूफ करना है, हमें ऐसा रिलेशन प्रूफ करना है जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है। कमेंट सेक्शन पे चलते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, और हाइपरबोलिक फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आता है जब हम इस तरह का कोई नियम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर x डबल डॉट इसके प्रोपोर्शनल है या उसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर देखिए हमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है। तो देखिए सेकंड ईयर में आपकी एक बुक भी चलती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और कई बार मैंने बताया यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना। तो आप देखिए उस पेपर को टाइम टू टाइम कवर करते चलें, ठीक है। और देखिए जो भी टाइम हमें मिलेगा जनवरी के बाद, उसमें देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखिए पूरी स्टैटिक्स हमें देखनी है। डायनेमिक्स के बाद हम क्या देखेंगे, स्टैटिक्स, और उसके बाद रियल एनालिसिस और कन्वर्जेंट थ्योरी। तो देखिए इतनी बुक्स हमें कवर करना है। हालांकि देखिए उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके जो सबसे बड़ा पेपर है वो है डायनेमिक्स का, ठीक है, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। और देखिए इसमें भी इतना ज़्यादा अब नहीं बचा है, ये 2 यूनिट आपकी कवर हो गई है। और इसके बाद देखिए कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न हमें देखने हैं, और उसमें देखिए 8 या 9 प्रश्न होंगे। और उसके बाद हम इसकी 3rd यूनिट हम देखेंगे इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट में भी इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसके यूँ मान के चलें कि उसके 12 लेक्चर्स, मान लीजिए 10 या 12 लेक्चर्स उसके होंगे। और उसके बाद हम चलेंगे सीधा स्टैटिक्स पे। और उसके बाद देखिए रियल एनालिसिस वाला जो पेपर है वो है, यूँ मान के चलें 1 महीने से 1.25 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो पहले तो आप इस प्रश्न को समझे ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखिए ए से बी की गति के लिए, ए से बी की गति के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, फॉर मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो देखिए इसके लिए देखिए क्या होगा, ए से बी तक की गति के लिए d2x/dt²
इक्वल एक्स डबल डॉट, ओ ये तो एक्स डबल डॉट होता ही है ना। देखिए क्या है यहाँ पर माइनस म्यू एक्स है। देखिए यहाँ पर हमें जो भी फाइंड करना, देखिए वो एक्स, एक तो T1 और T2 इसमें एक रिलेशन है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दें, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट अगर सोल्व कर लें तो देखिए एक्स और टी में हमें रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पर टी है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू टी की टर्म्स में हमें मिल जाएगी। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में मिल जाती है। dy बाई डी एक्स की इक्वेशन होती है तो y की वैल्यू हमें x के पदों में मिल जाती है, तो यहाँ पर x का मान हमें t के पदों में मिल जाएगा। तो देखिए वो सीधा सीधा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, देखिए दो बातें आप लिख लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, चलो यहाँ पर हम उसी में ले लेते हैं, है ना, इसी में मैं बता दूंगा। तो लिखें आप यहाँ पर इस अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे हम, हल होगा। देखिए एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं CF और PI से हम निकालते हैं, और यहाँ पर देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y नहीं है यहाँ पर, x क्या है, x इक्वल a कोस रूट म्यू टी प्लस b साइन रूट म्यू टी। ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल देते हैं दिस इज नंबर 1। तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से मिली है, देखिए एक्स डबल डॉट बराबर माइनस म्यू एक्स, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। एक्स डबल डॉट होता क्या है, d2x बाई डी टी स्क्वायर ही होता है। इस बात को यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। और देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पिछली यूनिट में हमने रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन में भी देखी, वहां पर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए जब ये इस तरह का कोई भी इक्वेशन हमें मिलता है तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, सहायक समीकरण, वो हो जाती है एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। जब आप इससे एम की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ इमेजनरी रूट्स हमें मिलेंगे, और उस वजह से देखिए जब इमेजनरी रूट्स होते हैं तो वहां पर देखिए c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, इस तरह से हमें CF मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CF मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिखा है, c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, उसी अंदाज में यहाँ पे लिखा है जैसा हम उधर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मैटर है, तो इसका आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ध्यान रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन ध्यान रखना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर आप देख लोगे तो ये तो देखिए ये तो बिल्कुल एक छोटी सी बात होगी आपके लिए। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए ये होता है। अब यहाँ पर देखिए जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, c1 c2 की जगह यहाँ पर हमने a भी लिया है। अब इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करें, अब देखिए इसकी वैल्यूज के लिए हम कुछ इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं। वो इनिशियल कंडीशंस क्या है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ए पर, हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, और पॉइंट ए पर देखिए टाइम कितना है, 0, ये भी आप मेंशन कर लीजिए। तो देखिए प्रारंभ में बिंदु ए पर लिखिए आप, प्रारंभ में पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर देखिए, बिंदु ए की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 अननोन क्वांटिटी है, ये भी तो समस्या है। 2 अननोन्स के लिए तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो ये कौन है, देखिए ये है समीकरण नंबर 1 का सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये रहा। अब इसमें देखिए 2 अननोन्स हैं, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन तो चाहिए। और देखिए पॉइंट ए पर यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो देखिए ये पॉइंट आप ध्यान रखें, विराम अवस्था, पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यही तो इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और जब भी देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी सोता हुआ व्यक्ति उठता है नींद से, तो देखिए विराम अवस्था से ही चलेगा ना।
विराम। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए यहीं से ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, विराम अवस्था से। चलिए, तो v बराबर 0, और यहाँ पर देखिए हमें कुछ पता नहीं है, वहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ कितनी है, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी हम पॉइंट बी पे कितनी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी हमें पता नहीं, तो एक्स यहाँ पर लिख लीजिए एक्स बी है, यानी पॉइंट बी पर जो एक्स की वैल्यू है वहां से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स बी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आप मान लीजिए v इक्वल वी बी। चलिए ये भी आप मेंशन कर लीजिए डायग्राम में। उसके बाद देखिए इन्हीं सिंबल का हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो आप लिख ले v बराबर वी बी। पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो वी बी है, और पॉइंट बी पर जो डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो कितनी है, x इक्वल एक्स बी। चलिए नोट कर लीजिए आप, ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर दो अननोन है, एक तो a की वैल्यू हमें फाइंड करना है और एक b की वैल्यू भी फाइंड करना है। अब देखिए a और b दो अननोन क्वांटिटीज हैं और इनके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें स्टार्टिंग में पॉइंट a पर एक तो वेलोसिटी पता है और एक x की वैल्यू पता है, ठीक है, और एक टाइम भी पता है। पॉइंट a पर देख लीजिए पार्टिकल स्टार्ट हुआ, टाइम 0, a डिस्टेंस से वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो x तो a हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए पॉइंट ए पर हमें यह पता है, ठीक है, तो इस कंडीशन का यहां पर यूज करना है। तो देखिए वेलोसिटी भी हमें पता है, तो एक्स को हम वेलोसिटी में बदल देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। ये समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो यही है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dx बाई डी टी, वी होता क्या है dx बाई डी टी, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। और यहाँ पर देखिए इसमें a तो नहीं है, ठीक है, x डबल डॉट माइनस म्यू एक्स, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए माइनस कोस का क्या हो जाएगा, माइनस a रूट म्यू, सिंपल हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और इसका कितना हो जाएगा देखिए प्लस b रूट म्यू कोस रूट म्यू टी, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दो इक्वेशन हमें यहाँ पर देखिए मिल गई है। ये एक थी, हमने दो बना ली, ये x और t में है और ये वेलोसिटी और t में है। तो देखिए x के करस्पॉन्डिंग t पता है और v के करस्पॉन्डिंग भी t पता है, तो ये कंडीशंस दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों में अप्लाई करने से देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों में अप्लाई करने से यहाँ पर देखिए हमें दोनों अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कैपिटल A मिल जाएगा और कैपिटल B भी मिल जाएगा। चलिए तो लिखें आप। तो देखिए स्टार्टिंग में, प्रारंभ में यहाँ पर देखिए किसकी बात कही जा रही है, पॉइंट A पर। देखिए ये वाला A और ये वाला A अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर ये a और b तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिले हैं उसकी बात कही जा रही है। तो देखिए पॉइंट a पर x कितना है 0, ओ 0 नहीं है, चलो यहाँ टाइम से स्टार्ट करते हैं। देखते टाइम तो 0 है, x a है और वेलोसिटी क्या है 0, अतः 2 व 3 से इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, सेकंड और थर्ड। चलो ये वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए। और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना बिल्कुल सिंपल सा मैटर है। 12th क्लास में आपने काफी अच्छी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ठीक है यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन पिछली यूनिट में भी हमने यूज की थी। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए d2 बाई डी टी स्क्वायर, कहीं भी आप चाहें तो ये नोट कर सकते हो। और एक इक्वेशन होती है d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स। देखिए यहाँ नेगेटिव आ जाता है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है ये लिख लीजिए आप, x बराबर a कोस रूट म्यू टी प्लस b साइन रूट म्यू टी। इसका सॉल्यूशन ये होता है, और जब यहाँ प्लस में आ जाता है तो ये हाइपरबोलिक में लिखा जा सकता है। यहाँ x कितना हो जाएगा, a कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस बी कोस, साइन आएगा अब तो बी साइन, ये दो बातें जरूर लिखें आप, है ना, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है।
हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। ठीक है, ये टी थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान रखना, इस रूट में नहीं है, ये थोड़ा साइड में लिख दिया मैंने, ये लीजिए। तो देखिए जब डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, इसका सॉल्यूशन ये होता है, क्योंकि यहाँ माइनस आने से इसके इमेजनरी रूट होते हैं, जब इसकी हम सहायक समीकरण लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इमेजनरी रूट्स के लिए इस तरह से सॉल्यूशन निकलता है। ये सब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मैटर है, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। और देखिए दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। एक बार तो हम ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए भी ले रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम वापस अगर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन का, तो वहां पर सी डी ले लेंगे, है ना, थोड़ा सा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बदल देंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, है ना, और ये बहुत जरूरी है, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, सबने नोट कर लिया। अगर नोट नहीं किया हो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन ये था। अब देखिए यहाँ पर दो अननोन के लिए दो इक्वेशन बना ली, ये सब कंडीशंस इसमें अप्लाई करते हैं। चलिए एक्स कितना है, देखिए ए इक्वल, यहाँ टी जीरो करेंगे तो देखिए साइन जीरो जीरो, और ये होता है 1। तो देखिए ये मिला है हमें, कैपिटल ए का मान कितना मिला है डायरेक्टली हमें इक्वेशन नंबर सेकंड से। एंड देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे यही कंडीशन इसमें। तो देखिए वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी तो जीरो है, और टी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बी रूट म्यू। तो इम्प्लाइज देट बी इक्वल जीरो। ठीक है, ए बी के मान कहाँ पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो यही है। ये तो देखिए हमने ऐसा कह सकते हैं ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, हम एक इसकी हेल्प लेंगे ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये तो यूज एंड थ्रो आप कह सकते हो। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ए बी की वैल्यू जिसमें पुट कर दीजिए। तो लिखें ए तथा बी की वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। मानों को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो देखें आप, x इक्वल कैपिटल ए कितना है, देखिए ए कोस रूट म्यू, और देखिए यहाँ पर देखिए टी। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, और वास्तव में ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो वास्तव में ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, यही तो गति की समीकरण है। इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ये क्या है वास्तव में, एक्स डबल डॉट माइनस म्यू एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। केवल ये पहला ऐसा प्रश्न है जहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके प्रूफ कर रहे हैं, और देखिए इसी से प्रूफ होगा, वरना प्रश्न काफी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये था, और इसमें ए बी की वैल्यूज हमने फाइंड की, वो पुट कर दी। अब देखिए ये फाइनल यूं कह सकते हैं ये गति का समीकरण है, यही इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, और देखिए ये कौन, इस तरह का एक आर्टिकल हम पहले एसएचएम में देखिए प्रूफ कर चुके हैं, आपको मैंने बताया भी था। देखिए थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा। देखिए इस तरफ जाते हैं तो x बराबर a साइन रूट म्यू टी, और अगर उस तरफ से इस तरफ आते हैं, ये इधर से इधर के लिए है ना, और अगर उधर से इधर आए तो क्या लगता है, अब देखिए सब याद आ जाएगा आपको। ये वाला रिजल्ट आया था कि नहीं आया था, और देखिए यही रिजल्ट हमने सबसे पहले इस यूनिट में सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रूफ किया था, ये डिराइव भी किया था। तो देखिए तरीके कई होते हैं, या तो आप उस तरीके से करें या फिर आप यहाँ पर इस तरीके से सोल्व करें। और देखिए ये थोड़ा आसान हुआ, सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाला, डिफरेंशिएट करके इनिशियल कंडीशन लगाई, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू जो भी मिली पुट करते ही देखिए फाइनल रिजल्ट हमें मिला है। तो ये एक शॉर्टकट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए दो तरह से हमें मोशन देखनी है, तो देखिए हमें शॉर्टकट तो देखना ही पड़ेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल एसएचएम है। जब इस नियम के अंतर्गत देखिए ये जो रूल आप देख रहे हो ये वाला, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए माइनस म्यू एक्स का जो नियम होता है वो एसएचएम ही होता है, और ये एसएचएम का रिजल्ट ही हमें मिला है। ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर यहाँ v निकालें तो देखिए इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए रूट म्यू, कितना हो जाएगा, साइन रूट
म्यू टी। तो देखिए ये जो इक्वेशंस हमने फाइंड की है ये ए से बी तक की मोशन के लिए, जब पार्टिकल ए से बी तक यहाँ पर देखिए मोशन करता है, ठीक है। अब देखिए हम अगली जो मोशन देखेंगे, देखिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। पार्टिकल ए पे था, फिर बी पे आया है और फिर बी से वापस कहाँ पहुंचेगा, मूल बिंदु पर पहुंचेगा। और मूल बिंदु पर यहाँ पर देखिए एट द ओरिजिन हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है मूल बिंदु पर। तो देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए बी से लेकर ओ तक की मोशन हमें यहाँ पर देखनी है, तो यहाँ नियम बदल जाएगा, इन इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। ये इक्वेशन केवल इसके लिए है, किसके लिए, ए से बी तक के लिए। मैंने यहाँ पर देखिए हेडिंग भी डाला है, मोशन फ्रॉम ए टू बी, उसी के लिए यहाँ पर। तो देखिए हम पॉइंट बी पर हम कुछ इनिशियल कंडीशंस हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ए से चला, बी पे आया, किसके तहत, इन नियमों के तहत। अब हम पॉइंट बी पे आ चुके हैं और पॉइंट बी वाले केस की हम कंडीशंस यहाँ पर देखेंगे। तो लिखिए आप, बिंदु बी पर, इसको एक काम करें हम इक्वेशन बोल देते हैं। देखिए ये हो जाएगी नंबर 4 और ये हो जाएगी नंबर 5। लिखिए आप, बिंदु बी पर पार्टिकल ऐसे चला, बी पे पहुंच गया। बी पर देखिए क्या स्थिति है, बी पर देखिए एक तो टाइम t1 है, ठीक है, और टाइम तो t1 है और उसके अलावा देखिए कुछ भी हमें गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमने x की वैल्यू तो x भी ले ली, पॉइंट बी पर x की वैल्यू x b और वेलोसिटी v b। तो चलिए बिंदु बी पर t इक्वल t1 ये तो गिवन है, और देखिए x इक्वल x b ये आप मान लीजिए लेट, ठीक है, माना। और v इक्वल कितना है, v की जो वैल्यू है वो मान लीजिए vb है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 व 5 में हम इसका यूज करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, अतः 4 व 5 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 4 और 5 से हमें क्या मिलेगा, चलते हम सीधा समीकरण 4 5 पे। देखिए ये एक जनरल इक्वेशन हो गई जब हम ए से बी तक की मोशन करते हैं। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे बी से सी की मोशन, और जब बी से सी की मोशन देखेंगे तो देखिए बी से किस तरह की स्टार्टिंग हो रही है वो तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट बी पर केस देख लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट बी पर क्या होगा, चलिए तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसमें पुट करोगे, देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बी। पॉइंट बी पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, t कितना है, देखिए t1, तो a कोस, थोड़ा सा प्रश्न देखिए बड़ा इसलिए क्योंकि 2 स्टेप में करना है, ठीक है। और देखिए vb हमें क्या मिलेगा, vb देखिए यहाँ पर हम इसमें v के स्थान पे पॉइंट b की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vb, और राइट साइड में देखिए t की जगह हम रख देंगे t1, तो कितना हो जाएगा माइनस a रूट म्यू, और क्या था देखिए वहाँ पर साइन था, ठीक है, a रूट म्यू साइन रूट म्यू t। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, ये ए है, कंफ्यूज में नहीं आना है, नोट कर लीजिए आप। और उसके बाद देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और बचेंगे आपकी बुक में, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है कि ये तो केवल सेकंड लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। देखिए इसके बाद एक एग्जाम्पल बचता है कि देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है वास्तव में डायनेमिक्स में। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी और उसका सॉल्यूशन निकाला, उसके अननोन्स निकाले, जनरल केस मिले, और उस जनरल केस में हमने क्या किया, पॉइंट बी वाली कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। तो पॉइंट बी पर डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट बी पर वेलोसिटी दोनों हमने फाइंड कर ली है। तो बिंदु बी पर हमें एक्स का मान भी पता है और वेलोसिटी भी पता है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या है। देखिए हम अगले स्टेप में यहाँ पर देखिए कौन सी मोशन देखेंगे, मोशन फ्रॉम पॉइंट बी टू ओ। तो लिखें आप, बी से ओ तक की गति के लिए मोशन फ्रॉम बी टू ओ, वी नो दैट एक्स डबल डॉट बराबर म्यू एक्स, ये गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है।
जब हम आगे चलें तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए अगली स्टेप में देखिए हम रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल म्यू एक्स के अंतर्गत मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए म्यू एक्स हमें दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए गति का समीकरण ये हो जाएगा। और इसको देखिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स डबल डॉट होता क्या है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है, एक्स डबल डॉट होता है, ये लीजिए, और देखिए ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर, टोटल कितनी दे दी हमने, 5 के बाद आता है 6, सबको पता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए x इक्वल, अभी मैंने आपको बताया था दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरह से होते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन पे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए हाइपरबोलिक में होता है, वहाँ ए भी लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, पहले कैपिटल ए और कैपिटल बी हम सिंबल यूज कर चुके हैं, तो यहाँ जो भी कांस्टेंट है उसको सी डी ले लीजिए, है ना। तो देखिए सी लिखने में दिक्कत आती है तो आप डी ले लीजिए। तो देखिए ए कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस ई साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये हाइपरबोलिक मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, दिस इज ओनली सिंबल। और ये किसका सिंबल है, हाइपरबोलिक फंक्शन को डिनोट करता है। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं ना साइन इनवर्स एक्स, ये यहाँ पर -1 पावर नहीं होती है, ये कोई -1 पावर नहीं है, ये केवल सिंबल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इसी तरह से यहाँ पर ये जो हाइपरबोलिक है केवल सिंबल है, इसको आप ऐसा मत समझ लेना कि ये मल्टीप्लीकेशन में है। कई बार देखिए बच्चे इस तरह के प्रश्न कर लेते हैं, तो देखिए वो बात मुझे याद रह गई और मैंने आपको बता दी। अब देखिए यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी है, एक तो डी है और एक ई है। तो देखिए दोनों को हम किस तरह से फाइंड करें, उसके लिए देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना होगा। दो अननोन है तो दो इक्वेशन तो चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इससे हम वेलोसिटी वाली इक्वेशन हम निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी टी, और देखिए ये हो जाएगा -d रूट म्यू साइन। और एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ रफ पेज पे बता देता हूँ, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, d बाई डी एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये क्या हो जाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसमें प्लस माइनस का कोई फसाद नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, साइन का कोस, कोस का साइन, हाइपरबोलिक फंक्शन। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ साइन हाइपरबोलिक एक्स होता क्या है, ई एक्स माइनस, सबको पता है, देखिए छोटी छोटी बातें कभी कभी बताना पड़ता है, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब आप देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा क्लियरली, ठीक है, पता है आपको, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा। तो एक्चुअल में वास्तव में साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक होता क्या है, यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स की सीरीज को जोड़ के अगर उसका एवरेज ले लेते हैं तो ये बन जाता है, और सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें साइन का फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये साइन हाइपरबोलिक की एक्चुअल डेफिनेशन यही है। और ये क्या है कि हाइपरबोला आपने देख रखा है, ये दोनों क्या है हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरह की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन, ये दोनों इक्वल ले लीजिए, तो ये देखिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आयतीय अतिपरवल है, तो ये दोनों देखिए इसे सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। तो चलिए छोटी छोटी बातें थी, इसको तो हटा दें, बस इसको हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ये बात देखिए, मैं जो मुझे बताना था मेन मकसद था, इसको भी भूल जाएं देखिए, और केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये लीजिए इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। चलिए मिटा देते हैं, इतनी सी बात मुझे बताना था। चलिए तो यहाँ पर देखिए कोस का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगाना है, तो डी एक्स बाई डी टी, और देखिए यहाँ पर चलो स्पेस कवर कर लेते हैं हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए डी रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक कितना हो जाएगा देखिए रूट म्यू टी प्लस
यहाँ देख सकते हैं आप ई रूड म्यू और कोस हाइपरबोलिक रूड म्यू टी, इक्वेशन नंबर 8। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ये दो समीकरण हैं और यहाँ पर देखिए हमें इसकी हेल्प से एक तो डी निकालना है और एक ई निकालना है। तो देखिए कैसे निकालें, वही इनिशियल कंडीशन हम लगाएंगे। अब देखिए पार्टिकल यहाँ पर देखिए बी से ओ की मोशन कर रहा है, तो इनिशियल कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी, बी पे। ठीक है, तो देखिए हम पॉइंट बी की बात करेंगे। बिंदु बी पर देखिए, यहाँ पर बिंदु बी पर देखिए एक्स क्या है, वी क्या है, टी क्या है। एक्स ये है और देखिए टाइम ये है और वेलोसिटी यहाँ पर वी भी है। तो चलिए लिख लेते हैं। टाइम कितना है, 0। देखिए टाइम तो 0 लेना ही पड़ेगा, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम इंडिपेंडेंटली नए रिपल्शन फोर्स के अंतर्गत यहाँ पर देखिए मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बी से ओ तक की गति अब स्वतंत्र है। पहले नियम अलग था, पहले माइनस म्यू एक्स का रूल था, अब हम यहाँ पर म्यू एक्स के अंतर्गत यहाँ पर देखिए मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई भी मोशन स्टार्ट होती है, कोई भी गति प्रारंभ होती है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर टाइम t1 0 लिया जाता है। और मैंने आपको बताया भी था, सारी बात मैंने बताई थी। इस इंटरवल का टाइम कितना है, देखिए t1 है और यहां से यहां तक का टाइम जो क्या है t2 है। तो यहाँ पे तो 0 लेना पड़ेगा ना जब हम इस इंटरवल की बात करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना ही पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए प्रारंभ में बिंदु बी पर टाइम तो 0 है। एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स बी, और वी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, वी बी। और हालांकि ये अननोन नहीं है, क्योंकि पिछले पार्ट में देखिए एक्स बी और वी बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। और इसको भी आप इक्वेशन दे दीजिए, वक्त के साथ जो इसकी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको थोड़ा चेंजेस करेंगे हम। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6 और इसको बना लीजिए देखिए 7। ठीक है, ये हो जाएगी 7, 8 एंड 9। चलिए ठीक है, इस तरह से सीरियल नंबर आप इसका चेंज कर लीजिए। और जैसे प्रारंभ में ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा। अतः 8 व 9 से हम किसका यूज करेंगे, समीकरण 8 व 9 का। देखिए समीकरण 9 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर डी और ई का मान चाहिए था। और देखिए दो अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, अदरवाइज हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ये इक्वेशन थ्योरी है, समीकरण सिद्धांत है। जितने अननोन्स होते हैं कम से कम उतनी इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2 ले लिए हमने, इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि यहाँ v था ना हमारे पास, v गिवन है, इसलिए यहाँ पर देखिए v हमें पता है, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये सब यूज कीजिए। देखिए x कितना है, x यहाँ पर है एक्स बी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कवर करके चलना पड़ेगा। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए x तो एक्स बी है और देखिए t 0 है। तो यहाँ पर आप देखिए साइन हाइपरबोलिक 0, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। जब भी साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक की बात आए तो आप रिजल्ट इसी से निकालोगे। दूसरी बार बता रहा हूँ, अभी पहले भी बताया था। और कोस हाइपरबोलिक एक्स की जब भी आपको वैल्यू निकालनी है तो इससे निकालना है। वास्तव में मेन डेफिनेशन यही है, साइन हाइपरबोलिक की कोस हाइपरबोलिक। चलो यहाँ पर हम t की जगह 0 रखें तो कोस हाइपरबोलिक 0। तो यहाँ पर देखिए ये t मान लीजिए साइन हाइपरबोलिक। तो यहाँ पर देखिए साइन हाइपरबोलिक 0 के लिए x की जगह आप 0 रखें तो देखिए e की पावर 0 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, अच्छा नीचे वाला देखना हमें कोस के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1 रखोगे तो इसका मान कितना आएगा, 1। तो यहाँ देखिए d बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन हाइपरबोलिक 0 की 0 होती है। ये साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, इस वजह से होती है। ऐसा नहीं कि साइन 0 0 होता है तो इसलिए भी 0 होता है। वास्तव में जब भी आप हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करो तो ये वाले फॉर्मूले आपको यूज करना है। चलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तो देखिए डी का मान हमें मिल गया है कितनी आसानी से। एंड यहाँ पर देखिए 9, इक्वेशन 9 से आप देखें तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू, v कितना है, देखिए वी बी इक्वल, यहाँ v की जगह हमने वी बी रख दिया है और t की जगह तो 0 रखना ही है। तो ये साइन हाइपरबोलिक तो फिनिश, ये 1 हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट क्या मिला है, देखिए ई रूड म्यू। कितना प्यारा रिजल्ट मिला है। और इससे देखिए वी बी की जो वैल्यू है
वीबी क्या, सॉरी अननोन कौन है यहाँ पर, कैपिटल ई है। और इसकी वैल्यू कितनी मिली है देखिए, वी बी अपॉन रूट म्यू। दो वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाली है, कितने प्यारे प्यारे रिजल्ट हमें मिले हैं। ये अननोन निकल गया, ये वाला अननोन भी निकल गया। ये वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है 8, इसमें हम पुट कर देंगे। तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई इन इक्वेशन 8 वी गेट, लिखो क्या थे देखिए, एक तो डी और ई, लिखिए आप डी तथा ई के मानों को, लिखिए डी तथा ई के मानों को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 8 में रखने पर। चलिए पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए काफी थोड़ा 2 स्टेप का, ये 2 प्रश्नों के बराबर एक ही प्रश्न है। क्या करें, 2 तरह की, देखिए यहाँ पहले तो हम ऐसे बी के हमने देखिए इक्वेशन फाइंड किए, उसको सोल्व किया। अब हम यहाँ पर बी से ओके कर रहे हैं, लास्ट में हम पॉइंट ओ पे चले जाएंगे, वहीं पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ये रही, सेकंड का मतलब यहाँ पर 7th इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये था। तो देखिए एक्स इक्वल क्या मिलेगा, एक्स इक्वल, देखिए डी का मान कितना है यहाँ पर, एक्स बी, और उसके साथ क्या हो जाएगा, देखिए कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, और आगे देखिए ई का मान देखिए वी बी अपॉन रूट म्यू प्लस वी बी अपॉन रूट म्यू, और इसके साथ देखिए ई के साथ क्या है यहाँ पर, साइन हाइपरबोलिक, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 8, यहाँ बी से लेकर ओ तक हम मोशन कर रहे हैं, है ना, बी से ओ की मोशन की बात कर रहे हैं। उस इंटरवल में जो भी नियम होगा उसका फाइनल आंसर यही है, मतलब उसका सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, और उस इक्वेशन ऑफ मोशन का जो रिजल्ट है उसका जो सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 8। आपको पता है इक्वेशन 8 क्या थी, एक्स डबल डॉट बराबर माइनस म्यू एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, इसका सॉल्यूशन ये मिला है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, आप इससे भी आप रिजल्ट लिखें या इससे लिखें, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल रहा था, ठीक है, हमें यहाँ तक तो सोल्व करना ही पड़ता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसी को लेकर, अब यहाँ पर देखिए हमें सेंटर पे रिजल्ट प्रूफ करना है। फाइनल रिजल्ट किस पे चाहिए, देखिए मूल बिंदु पर, एट द ओरिजन, प्रूव दैट, ओरिजन पे ही तो हमें प्रूफ करना है। और देखिए ओरिजन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं टी कितना है, टी तो T2 है, और यहाँ ओरिजन पे एक्स कितना होता है, छोटी छोटी बातें मेंशन करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर डायग्राम में आप लिख लीजिए एक्स बराबर 0 होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला केस लगा दें, लिखें वी नो दैट मूल बिंदु ओ पर, एट द ओरिजन ओ, एक्स क्या है 0, और लास्ट में T2 टाइम पर पहुंच जाता है। और इसको बोल दीजिए आप, इक्वेशन कौन सी है ये, देखिए 8, 9, और ये है देखिए 10। यह इक्वेशन 10 फाइनल इक्वेशन है, जिसकी हेल्प से हम एक्स और टी में देखिए जो भी हमें रिजल्ट आना है, जो भी हमें रिजल्ट्स निकालने हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ओ से लेकर ओ क्या सॉरी बी से लेकर ओ की गति के लिए हम ये वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम ओरिजिन पे देखिए पॉइंट बी क्या सॉरी ओ की हम बात कर रहे हैं, एक्स 0 है, टी T2 है। तो यहाँ पर देखिए ये तो इक्वेशन 10 थी, ठीक है। अतः देखिए स्पेस कवर करना पड़ता है, ये लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 10 समीकरण 10 से, ठीक है, समीकरण 10 से देखिए हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करें, देखिए पॉइंट ए पर x तो होता है 0, तो मैंने देखिए 0 लिख दिया है।
और यहाँ पर देखिए एक्स बी की वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। एक्स बी हमारे पास है, पहले ही मौजूद है। पहले देखिए एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं हम। देखिए पहले ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, T2 वी बी अपॉन रूड म्यू साइन हाइपरबोलिक रूड म्यू और T2, ठीक है। तो हम आ गए ओरिजिन पे, हम आ गए पॉइंट ओ पर, बल केंद्र पर। तो ये बल केंद्र वाली स्थिति आ गई और इसी को लेकर हमें फाइनल रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए अब इसे केवल सोल्व करना है। एक्स बी का मान कहां से लाएं? देखिए ये रहा एक्स बी, कितना है? ए कोस रूड म्यू T1, ए कोस रूड म्यू T1 और साथ में क्या है देखिए कोस हाइपरबोलिक रूड। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्पेस बना लेते हैं, दूर दूर हम लिखेंगे। इतना था देखिए ए कोस रूड म्यू T1। देखिए काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न हैं लेकिन है बहुत आसान। और देखिए केवल समझाने में समय लगता है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं है, केवल थोड़ा सा जब हम यहाँ पर समझते हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। चलो वी बी अपॉन रूड म्यू, तो देखिए वी बी अपॉन रूड म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये रहा वी बी और आप इसको देखिए रूड म्यू को इस तरफ ले लें, डिवाइड कर दीजिए तो माइनस ए साइन रूड म्यू टी कितना हो जाएगा? प्लस ये हो जाएगा देखिए माइनस ए साइन रूड म्यू टी और साथ में क्या है? साइन हाइपरबोलिक रूड म्यू T2। यहां तो देखिए एक मिनट, अच्छा T1 है, यहां भी देखिए VB में T1 होना चाहिए क्योंकि यहाँ T इक्वल T1 पुट करेंगे ना, तो यहाँ तो देखिए यहाँ भी एक माइनर सी मिस्टेक हो गई, T1 करो यहाँ पर, है ना। हम पॉइंट बी वाला केस देख रहे हैं तो पॉइंट बी पे T1 इधर कर दिया था, उधर देखिए मिस हो गया, आप T1 कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फाइनल यहाँ भी क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। तो जो प्रूफ करना है देखिए यहाँ पर राइट साइड में 1 बनाना है और लेफ्ट में देखिए 10 और साइन हाइपरबोलिक आ रहा है, तो साइन अपॉन कोस, ओके यहाँ डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 स्टेप में रिजल्ट आ रहा है। इसमें देखिए ए कॉमन आके कैंसिल, इस ए को तो भूल जाएं, ये तो देखिए यहाँ कॉमन आके 0 से, है ना, 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। चलिए एक टर्म को हम इधर ले लेते हैं। देखिए उधर क्या है? साइन रूड म्यू T1 साइन हाइपरबोलिक रूड म्यू T2 इक्वल, देखिए कितना आसानी से रिजल्ट मिल गया है, कोस हाइपरबोलिक रूड म्यू T2। अब देखिए यहाँ पर हम इस वाली टर्म को हम डिवाइड कर देंगे, ना कोस रूड म्यू T1 और कोस हाइपरबोलिक रूड म्यू T2 का हम डिवाइडेशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें, आप इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 रूड म्यू T1 और साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स, दैट इज 10 हाइपरबोलिक एक्स। तो इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इनटू साइन, सॉरी 10 हो जाएगा आप तो 10 हाइपरबोलिक रूड म्यू और T2। ये हाइपरबोलिक सिंबल है केवल, ठीक है, ये है इनपुट में, तो ये ध्यान रखना। और राइट साइड में कितना बच जाएगा? 1। और इसी को हम बंद कर देंगे बॉक्स में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला है ये, और अगर बॉक्स में बंद नहीं करेंगे तो न जाने कहाँ भाग जाएगा ये। और यही है देखिए फाइनल रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। और देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ देखिए ये, अभी तो वैसे एक एग्जाम्पल और बाकी है, मुझे लगा कि ये लास्ट एग्जाम्पल था, है ना। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 10 T1 रूड म्यू और T2 रूड म्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इधर T1 को इधर लिख लीजिए, है ना, ये एक ही बात है। यहाँ पर देखिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ब्रैकेट में है, हाइपरबोलिक तो एक तरफ है ना, ये इनपुट है, ठीक है। इस फंक्शन का इनपुट ये है, आप इसको इधर लिखें या उधर लिखें, एक ही बात है, यही हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और देखिए कल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी, जो भी अब देखिए हम लाइव लेक्चर यहाँ पर देखिए लाइव सेशन लेंगे तो उसकी देखिए पीडीएफ फाइल भी आपको देखिए अवेलेबल हो जाएगी। तो उससे क्या है, देखिए आपको अगर कोई सा भी देखिए टॉपिक अगर देखना है, कोई सा भी क्वेश्चन समझना है, तो पहले आप पीडीएफ देख लीजिए और पीडीएफ से देखिए ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला जो भी वीडियो लेक्चर है वो कौन से नंबर का है। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए सुविधा आपको हो जाएगी इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए इसको पढ़ें, देखिए ये भी कितना अच्छा प्रश्न है। अच्छा ये वाला तो देखिए शायद अच्छा नहीं बताया था, ठीक है। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है और देखिए इस प्रश्न को देखते ही देखिए थोड़ा सा मेरी मेमोरी जाग गई। और ये प्रश्न देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है, कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये प्रश्न आया है। और देखिए एमडीएस यूनिवर्सिटी में भी, जहां भी ये डायनेमिक्स है, तो ये इससे पहले जो मैंने 9th क्वेश्चन आपको बताया वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो प्रश्न यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं उससे आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे प्रश्न देखिए जो हम पढ़ेंगे उन्हीं में से आएंगे। और आपका तो देखिए एक ही काम है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे काफी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने देखिए यूट्यूब पे देखिए लाइव देखी थी, तो उसके 45 या 43 लेक्चर्स हैं, वो मुझे कंफर्म पता नहीं है। और उनको देखिए उनको पढ़कर बच्चों के 75 में से 75 आ चुके हैं। हालांकि देखिए उसमें मैंने 3 यूनिट कवर की थी, उसमें देखिए हमने लीनियर एल्जेब्रा को नहीं पढ़ा था। क्योंकि देखिए पिछले साल पैटर्न अलग था। पिछले साल देखिए 50% अटेंड करना था और 100% आपको पाना था, ठीक है। ऐसा शेड्यूल था यूनिवर्सिटी का। लेकिन हर बार देखिए शेड्यूल एक जैसा नहीं रहता। इस बार क्या स्थिति बनती है, ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। चलिए चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। एक कण बल केंद्र से ए दूरी पर विराम अवस्था से आकर्षण बल के अंतर्गत गति प्रारंभ करता है। तो देखिए सेंटर ऑफ फोर्स से यहाँ पर देखिए कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर। तो जो सेंटर है फोर्स का उससे ए डिस्टेंस पर वो मोशन स्टार्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ भी कहीं ना कहीं दिया होगा देखिए स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो इस पॉइंट पे देखिए बिल्कुल आप फोकस किया करें। और ज्यादातर प्रश्न देखिए रेस्ट के ही हैं, ठीक है। ये देखिए ज्यादा रेस्ट में आप मत चले जाना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। और आकर्षण बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और प्रूफ करना है कि सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। कितना मजेदार आसान, ये है सेंटर। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या है ये सेंटर। और क्या लिखना है ना, ये तो कॉमन सी बात है। सेंटर पे एक्स कितना लिया जाता है, 0। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ऐसे विराम अवस्था से, फ्रॉम रेस्ट। वेलोसिटी कितनी ले लेंगे, 0। मोशन इस तरफ हो रही है। और यहाँ पर देखिए एक्स डबल डॉट क्या हो जाएगा, चलो ये तो उसमें लिख लेंगे अभी, है ना। डायग्राम आप बना लें, ये पॉइंट ए है, ये 0। डायग्राम सिंपल सा है, वैसे हर बार एक ही डायग्राम बनता है। और सेंटर पे x बराबर 0 पर टाइम चाहिए, टाइम तक हमें पहुंचना। चलिए लिखिए, आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रश्न के अनुसार कण की गति का समीकरण। वैसे डायग्राम की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, देखिए एक्स डबल डॉट बराबर माइनस म्यू बाई एक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो गिवन है उस पर फोकस कीजिए आप। यहाँ पर देखिए विच अट्रैक्ट्स इनवर्सली एज द डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रूल यहाँ पर देखिए अप्लाई हो रहा है। और हमें देखिए टाइम तक पहुँचना है, टाइम और एक्स में हमें रिलेशन चाहिए। और एक बात मैंने आपको बताई थी, जब भी टाइम और एक्स में आपको रिलेशन चाहिए, ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए v और x का आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले आप v और x में देखिए इस तरह से v dv बाई डी एक्स इक्वल माइनस म्यू बाई एक्स। सोल्व कीजिए, इसके वेरिएबल्स आप सेपरेट करोगे तो देखिए v dv इक्वल माइनस म्यू बाई एक्स डी एक्स। और आप इंटीग्रेशन करोगे इनडेफिनेट, तो देखिए वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, देखिए लॉग फंक्शन में रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर। और प्लस अब क्या करें, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ले लीजिए।
मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें टाइम और एक्स तक पहुंचना है, पहले आप इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करें, उसके बाद यहाँ पर इनिशियल कंडीशन से सी की वैल्यू निकालें, वो यहाँ पुट कीजिए, तो हमें वी और एक्स का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा, जनरल केस हमें मिल जाएगा। उस जनरल केस में देखिए वी हम निकालेंगे तो प्लस माइनस में रिजल्ट आएगा। अगर हम केंद्र की तरफ आ रहे हैं, एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे वी के मान में जो भी वी का फॉर्मूला होगा। और अगर हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम वी को पॉजिटिव लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें कई बार बता चुका हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। देखिए प्रारंभ में वहां पर x बराबर a है और v 0 है, तो लिखें आप प्रारंभ में x बराबर a पर वेलोसिटी 0, देयरफॉर c की वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। देखिए v 0 कीजिए, x की जगह a रख दीजिए, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी log a, implies that, है ना। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, देखिए v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log, और देखिए x तो ऐसा ही है, c की जगह हम क्या ले लेंगे, ठीक है, वी एक्स का हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। इसके बाद हम टाइम तक पहुंचेंगे, तो देखिए यहाँ तो a बाई एक्स लिख देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 log a बाई एक्स। देख लीजिए आप, सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, a बाई एक्स। ओके, अब देखिए v की ये वैल्यू हमें मिली है, अब हमें टाइम तक पहुंचना है, टाइम और x में, यानी टाइम डिस्प्लेसमेंट में हमें यहाँ पर रिलेशन चाहिए। तो क्या करें इसके लिए, देखिए हम इस v का फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों के कमेंट देखने को मिले हैं, तो देखिए यहाँ कुछ कमेंट आया है, सर ये क्या दिखाओ, मतलब लिखो ना, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। जितेन का कमेंट यहाँ पर आया है, एक बार, अच्छा म्यू को लिखना है ना, ओके ओके, म्यू कहाँ चला गया, अरे हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए है ना, ये ऐसा लिखा जैसे सर मुंह तो दिखाओ, वैसे मुंह तो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ मुंह नहीं है बच्चे इसकी बात कर रहे हैं म्यू की, ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात, ओके ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखिए म्यू कहीं कहीं मिस हो गया है, तो यहाँ पर देखिए ये रहा म्यू, अच्छा यहाँ से गायब हो गया, ओके ओके, यहाँ करेक्शन कर देते हैं। देखिए म्यू तो लिखना ही पड़ेगा, बिना म्यू के काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह है इंटेंसिटी होती है। तो देखिए ये लीजिए म्यू, ठीक है, करेक्शन आप कर लें। और यहाँ पर देखिए माइनस है, ये लीजिए, तो यहाँ भी देखिए डिस्टरबेंस तो होगा थोड़ा सा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं सिंपल सी, तो माइनस म्यू, ठीक है, आप ये ऐड कर लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलेगा हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तो देखिए हमने तो पहले क्या लिखा था, इसको इस तरह से लिख दिया था, चलो अब जो भी है ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। इसको आप उधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए हमें मिलेगा माइनस 2 म्यू log x, ठीक है, एक बार क्रॉस मैच कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कितना है 2 log a। तो देखिए इस तरह का हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। देखिए इसको एक साथ हम कैसे लिखें, और देखिए इसमें रिजल्ट किस तरह से लाना है वो भी हम देख लेते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, और देखिए इसमें जो रिजल्ट हमें लाना है वो लाना है, देखिए a पाई अपॉन 2 रूट म्यू। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट तो हम ले आएंगे, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, देखिए कितना टाइम लगेगा, a पाई बाई रूट 2 म्यू। तो यहाँ पर देखिए हम जब यहाँ कुछ मिस कर गए तो देखिए c की वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो यहाँ भी हमें देखिए बदलना पड़ेगा।
तो चलिए सी की वैल्यू को भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक जगह अगर हम मिस हो जाते हैं, किसी स्टेप को हम मिस कर देते हैं तो हमें कई जगह मिस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, देखिए v0 कर दिया, x को a पुट करोगे तो c में भी म्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, म्यू log x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ भी हमें सी में भी हमें देखिए सी की वैल्यू जब आएगी तो उसमें भी देखिए म्यू लेना पड़ेगा। चलिए तो सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ चेंज कीजिए, सी कितना है यहाँ पर, देखिए ये हम यहाँ सी की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू log x। ठीक है, तो यहाँ चेंज है तो सी चेंज हो जाएगा। तो देखिए सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अब देखिए फाइनल कैलकुलेशन किस तरह से होगी, थोड़ा सा यहाँ भी देखिए हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट देखना जरूरी था कि यहाँ पर देखिए किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस म्यू लॉग, और इसमें देखिए म्यू हम कॉमन ले लेंगे, तो देखिए सिंपल सा, अच्छा यहाँ तो ए है ना, सी की वैल्यू तो देखिए क्या है, ए। देखिए एक छोटी सी गलती की वजह से देखिए कितना टाइम वेस्ट हो जाता है ना, यही मैथमेटिक्स होती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम वी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू 2, और यहाँ पर देखिए म्यू कॉमन ले लोगे तो log a/x बच जाएगा, तो ये लीजिए। ये लीजिए 2 म्यू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ से आप म्यू कॉमन ले लीजिए तो log a माइनस log x। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में। तो देखिए वी स्क्वायर का ये फॉर्मूला मिला है, पहले देखिए 2 स्टेप में रिजल्ट आ रहा था, तो देखिए एक माइनस की मिस्टेक की वजह से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए v हम निकालेंगे। अब देखिए हम किधर आ रहे हैं, डायग्राम आप देखें, यहाँ से हम इस तरफ आ रहे हैं, तो देखिए जब हम a से इस तरफ आएंगे और x क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, तो x कम होगा, x कम होगा तो यहाँ पर देखिए माइनस में हम लेंगे √2 म्यू रूट। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा, ऐसा देखिए log फंक्शन वाला इंटीग्रेशन, डरना नहीं है। और यहाँ पर देखिए x घट रहा है, x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अट्रैक्शन में ये x घटता है जब उधर से इधर आता है। SHM की बात अलग है, दूर भी जाते हैं हम उसमें, है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है मिड पॉइंट पे तो दूसरी तरफ निकल जाते हैं, तो उस तरफ क्या है, x बढ़ने लग जाता है, फिर लास्ट में वेलोसिटी 0 होने के बाद वापस रिटर्न हो जाता है, तो वो SHM की बात है। यहाँ तो हम सेंटर की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ माइनस लेंगे। अब देखिए हमें टाइम तक पहुंचना है, देखिए क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है, बस थोड़ा सा देखिए म्यू ने हमें परेशान कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टाइम निकालना है, तो ये लीजिए dt, और dt कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, और इस तरह के जब इंटीग्रेशन आते हैं तो उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो सामान्य सी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमें टाइम चाहिए, टाइम कहाँ तक का चाहिए, क्वेश्चन पे चलें, हमें चाहिए देखिए केंद्र तक पहुँचने का समय। यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइम ऑफ अराइविंग एट सेंटर इज, जो भी है π/2 रूट म्यू, है ना। रूट म्यू क्या है, π/√μ है, चलो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए टाइम चाहिए हमें, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए, यानी x इक्वल a से x इक्वल 0 तक का टाइम हमें चाहिए। रेंज लगा दीजिए आप, लिमिट लगा दीजिए। तो हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए यदि केंद्र O तक, और केंद्र O पर देखिए क्या होता है, x बराबर 0 तक पहुंचने का टाइम, पहुंचने का समय कितना मान लेते हैं हम, t1 मान लेते हैं। चलो फिर तो क्या करें, वही करें जो करते आए हैं, ये लीजिए। तो ठीक है, तो देखिए अगर केंद्र तक पहुंचने का टाइम अगर t1 है तो देखिए यहाँ क्या किया जाए, यहाँ पर देखिए 0 से क्या हो जाएगा, t1 dt इक्वल -1/,
रूट 2 म्यू और 1 अपॉन log a बाई एक्स। और यहाँ पर देखिए हम लिमिट लगा देंगे, और लिमिट कितनी लगाएंगे, देखिए हम a से चले और सेंटर तक आए, तो वहाँ पर a पर तो x की वैल्यू a थी और सेंटर पे कितनी हो गई 0, यहाँ 0 तक आ रहे हैं। तो देखिए हमें x की लिमिट पता थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग इधर हम t की लिमिट लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हमें सोल्व करना है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए बहुत जल्दी हम एक थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, हम इम्पैक्ट वाली यूनिट पे चलेंगे। वहाँ पर देखिए बहुत सारी बॉडीज जो है आपस में देखिए इम्पैक्ट करती है, आपस में टकराती है, काइनेटिक एनर्जी में हास होता है, और भी कई तरह के कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये हमने अप्लाई किया, लेफ्ट में अगर हम चले तो इम्प्लाइज दैट हमें मिलेगा लेफ्ट में T1। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है लेफ्ट साइड का, राइट साइड में -1 अपॉन रूट म्यू। देखिए यहाँ पर राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करें, राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे, देखिए इस स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप एक बात देखें कि यहाँ देखिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन हमें लेना पड़ेगा, और जितने भी देखिए ज़्यादातर जो लॉग फंक्शन वाले इंटीग्रेशन होते हैं तो उसमें लॉग फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूशन के तौर पे ले लिया करो। देखिए यहाँ प्रश्न करने में थोड़ा सा क्या कि हर एक बात को यहाँ समझाना पड़ता है, और एक प्रश्न को समझने से देखिए कई तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाता है लॉग फंक्शन वाला, तो आप लॉग फंक्शन को ही टी मान लीजिए। अब टी कैसे माने, यहाँ तो टी तो टाइम है, कुछ भी एक नया वेरिएबल ले लीजिए, तो यहाँ एक्स की टर्म का सब्स्टिट्यूशन हम जेड में ले लेते हैं, तो log a बाई एक्स को हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, राइट साइड का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो लिखिए आप सपोज कीजिए, और यहाँ तो देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, डायरेक्ट ही आप लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है समय खराब करने से, और ये कोई छोटी क्लास नहीं है, तो मैं देखिए डायरेक्ट ही इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में क्या है 1 अपॉन रूट 2 म्यू, राइट साइड में ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा मैं राइट साइड में देख लेता हूँ। देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, हाँ जा रहा है ये, देखो इधर -1 अपॉन रूट। देखिए बार बार क्या कि पेज चेंज करने में बड़ा यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, और देखिए 1 अपॉन a बाई एक्स और dx। ठीक है, क्रॉस मैच a to 0। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है राइट साइड में। अब इसमें देखिए मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ, देखिए ये लॉग फंक्शन जो है इसी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लेते हैं। देखिए लॉग फंक्शन क्या है यहाँ पर, a अपॉन एक्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, देखिए जेड मान लीजिए। और देखिए टी मान सकते हो, वी मान सकते हो, लेकिन टी तो टाइम है, इसलिए देखिए हम यहाँ पर देखिए इस तरह से टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, न बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर देखिए ये मानेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए -1 बाई रूट म्यू, और उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए ये रूट के अंदर है, तो जब रूट के अंदर कोई क्वांटिटी होती है तो उसे जेड न मानकर आप जेड स्क्वायर मानिए, है ना। ये भी देखिए कैलकुलेशन का तरीका होता है ना। इंटीग्रेशन में इस तरह के देखिए कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे। रूट के भीतर क्वांटिटी आप सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो तो उसे स्क्वायर फॉर्म में लीजिए ताकि वो रूट हट जाए। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ये रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, तो देखिए स्पेस को मैनेज करके चलना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हम सपोज करके चलेंगे log a अपॉन एक्स इक्वल जेड स्क्वायर। तो देखिए इसको सोल्व करने से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको अगर हम सोल्व करें तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर देखिए a की वैल्यू जो होगी x e की पावर कितनी हो जाएगी, जेड स्क्वायर हो जाएगी। चलो हम x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर dx भी तो निकालना पड़ेगा हमें। ये लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए a बाई एक्स इस तरह से मिलेगा, और वैसे तो हमें यहाँ पर x चाहिए ना, क्योंकि x निकलेगा तभी तो डी एक्स मिलेगा। तो a बाई एक्स कितना हो जाएगा, ये लीजिए। और उसके बाद देखिए x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a e की पावर माइनस जेड स्क्वायर, और इम्प्लाइज देट। और देखिए ये वाली बात आप तो यहीं साइड में ना लिख के देखिए, आप इधर ही लिख लो, क्योंकि देखिए सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर इसके साथ ही लिखना ज़्यादा बेस्ट है, कोई मतलब नहीं साइड में लिखने से, है ना। तो यहाँ पर आप क्या सपोज करोगे, log a बाई एक्स को आप e की पावर क्या ले रहे हो यहाँ पर, जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a बाई एक्स हमें क्या मिलेगा, ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सभी जानते हैं। और उसके बाद देखिए x की वैल्यू आप निकालोगे तो वो हो जाएगी a e माइनस जेड स्क्वायर, और देखिए उससे dx क्या मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस 2az, ये लीजिए डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, और यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ यूज कर लीजिए, नंबर 1। ठीक है, तो लिखिए आप, ये सब्स्टिट्यूशन देखिए हम यूज करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी देखिए, और यहाँ पर देखिए हर बात को यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे हम कोई लिमिट कोई भी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। ठीक है, तो लिमिट तो हम डायरेक्ट ही चेंज कर देंगे। देखिए लेफ्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर t1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रेशन सीधे सीधे सोल्व नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर देखिए इतना स्ट्रगल हमें करना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए ये लिमिट है x की, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है। कुछ फिर कमेंट आया है, अच्छा लिमिट समझ में नहीं आई, अभी तो लिमिट हमने, अच्छा लिमिट समझ में नहीं आई। देखिए यहाँ कुछ बच्चों का कमेंट आया है लिमिट समझ में नहीं आई, तो यहाँ लिमिट क्या लगाई है, देखो a से 0 तक। यहाँ x की लिमिट हमने a से 0 क्यों यूज की है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल पे हमें चलना पड़ेगा, आर्टिकल के सॉरी क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए कण यहाँ से चला, x बराबर a से स्टार्टिंग हो रही है, डायरेक्ट देखिए क्लियरली यहाँ पर गिवन है, दिया गया है, एक कण बल केंद्र से a दूरी से रवाना होता है केंद्र की ओर। यहाँ से चला यानी x बराबर a से चला, यहाँ तक पहुंचा, ये क्या है देखिए ये है केंद्र, और वहां से यहाँ तक का टाइम हमें चाहिए, दैट इज हमें x बराबर a से x बराबर 0 तक का हमें टाइम चाहिए। सेंटर पे केंद्र पे x का मान कितना होता है, केंद्र पर x का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको, इस रेंज में x की जो लिमिट है वो है a टू 0। ठीक है, और टाइम वहां से, टाइम क्या कैलकुलेट होता है वहां से, देखिए स्टार्टिंग में जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए टाइम यहाँ पर देखिए कहाँ से चलता है, t बराबर 0 से। तो यहाँ t बराबर 0, यहाँ हमने क्या मान लिया, t बराबर t1। चाहे तो आप डायग्राम में ये भी लिख सकते हैं। तो टाइम 0 से स्टार्ट होता है, जहाँ से मोशन स्टार्ट होती है वहाँ 0 लिया जाता है, कॉमन सी बात है, और इधर t1 हो गया। चलिए ठीक है, ये लिमिट इसीलिए लगाई है यहाँ पर a टू 0, सेंटर तक चाहिए हमें टाइम, और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब थोड़ा सा लिमिट आप चेंज कर दीजिए। देखिए x की लिमिट क्या है, x की लिमिट x बराबर a से x बराबर 0 तक है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए x बराबर a के करस्पॉन्डिंग z की लिमिट चाहिए, तो x बराबर a आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x बराबर a पुट करोगे log 1 हो जाएगा, log 1 कितना होता है इसका मान, 0, log 1 की वैल्यू 0 होती। तो यहाँ पर देखिए z की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग 0 मिल जाएगी। अब जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए a बाई 0 इन्फाइनाइट, और log इन्फाइनाइट की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, तो देखिए लिमिट इस तरह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, किसी को अगर ये वैल्यूज पता नहीं तो लिख लीजिए आप। देखिए log 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फाइनाइट, log इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है इन्फाइनाइट। ठीक है, और इसके अलावा log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है, सभी जानते हैं 0। बेस क्या होता है, बेस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, लेकिन नॉट इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना। log फंक्शन का बेस हमेशा क्या है, पॉजिटिव होता है, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होता, 1 अनडिफाइंड केसेस हो जाता है। ठीक है, log 0 हो गया। ठीक है, ये बातें आप लिख लीजिए। चलो इसे तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। देखिए
लेकिन देखिए छोटी छोटी बातें भी देखिए कभी कभी हमें परेशान कर देती है, अगर हमें वो उन बातों को अगर हम भूल जाएं तो देखिए यहाँ पर x 0 था, x 0 क्या a था तो z 0, और अगर x को 0 ले लेते हैं तो z इनफाइनाइट हो जाता है। चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन, इसका मान हमने जेड स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन जेड मिलेगा, और साथ में क्या है देखिए डी एक्स, तो डी एक्स के स्थान पे ये पुट कर देंगे -2az, और यहाँ हो जाएगा देखिए डी जेड। तो देखिए T1 इससे हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस माइनस हो जाता है प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। देखिए बच्चों के कमेंट आ गए, ऑल इज वेल, ओके ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो फिर से बता देना। यहाँ पर देखिए 2a को आगे ले लीजिए आप, तो देखिए हमें मिलेगा 2a अपॉन, हालांकि देखिए इससे काट सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें आराम से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। अब उसके बाद देखिए यहाँ 0 से इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस होता है, और देखिए यहाँ पर जेड ने जेड को काट दिया है इस तरह से। ओके, अब आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, e की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब देखिए ये फिर एक नया इंटीग्रेशन आ गया, बड़ी मुश्किल से हमने, देखिए बड़ी मुश्किल क्या, बहुत आसानी से हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, और देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के लिए हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए T1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कितना है 2a, तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल भी हो रहा है आपस में, a√2 अपॉन म्यू। अब रिजल्ट किस तरह से आ रहा देखिए आपकी बुक में, वो भी मैं बता देता हूँ, कहाँ गया, a पाई अपॉन रूट म्यू, a बाहर है, अच्छा पाई भी आ जाएगा, ठीक है, पाई तो इसमें आएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ पर T1 का मान कितना है, 2a अपॉन, और ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है देखिए इसका मान होता है √π/2, ये तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि देखिए बीटा गामा फंक्शन आपने देखिए फर्स्ट ईयर में एडवांस इंटीग्रेशन आपने देखे हैं, जिसमें बीटा गामा फंक्शन है और आइलर थ्योरम से, तो उसके बेस पे देखिए इस तरह के इंटीग्रेशन सोल्व होते हैं। लेकिन हम डायनेमिक्स देख रहे हैं तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर लिख लेना आप, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। यू नो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है देखिए √π/2। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज आप देखिए इसको प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन उसके कोई इतने एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं, और अगर डायरेक्ट यूज करोगे तो कोई मार्क्स भी आपके नहीं कटेंगे, ठीक है, कॉमन सी बात है। चलिए अब इसको हम फाइनल सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर हमें मिलेगा a√π, ये रूट एक साथ ले लेंगे, पाई अपॉन 2 म्यू। चलिए हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ओके, पाई अपॉन 2 म्यू, और देखिए यही रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया है। तो देखिए सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सेंटर तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देखिए सेंटर तक पहुंचने का टाइम तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हम हमारे टाइम को भी देख लेते हैं कि हमारा टाइम कितना बचा है। ठीक है, आज का टाइम हो गया है देखिए। तो देखिए आज हम इतना ही देखेंगे, और इसी के साथ देखिए आज एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि ये एग्जाम्पल था, और इसके बाद देखिए एक्सरसाइज में अब देखिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हैं, और एक्सरसाइज में देखिए आने वाले 1 दिन या 2 दिनों में हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हम सोल्व कर लेंगे, और देखिए इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए आज फिलहाल इतना ही देखेंगे, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। गुड नाइट।